नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दफ्तर में और डॉक्टर गीता खन्ना जो कि आयोग की अध्यक्ष हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गीता खन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, अभी 4 महीना हुआ है आपको ज्वाइन किया हुआ यहाँ पे आयोग में। किस तरह से लिया आपने चुनौती को, जो है एक पिक्चर साफ थी कि करना क्या है, या अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं, पिक्चर ये बिल्कुल साफ थी कि करना क्या है, क्योंकि मेरे लिए बच्चों के क्षेत्र में काम कतई भी नया नहीं था। एक बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं पिछले 40 सालों से बच्चों के बीच में ही काम कर रही हूँ, और उसके अलावा मेरा एनजीओ जो है वो बाल संरक्षण में हम बहुत समय से WECD डिपार्टमेंट के साथ, भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और मैं एक स्कूल की भी सचिव हूँ। तो कुल मिला के बच्चों का कोई भी क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं था। तो क्या करना है उसको लेके तो एक बहुत स्पष्ट पिक्चर थी दिमाग में कि क्या करना है। और मैम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो मकसद हैं उसे लेकर पूरे उत्तराखंड में जो ढांचा है वो सब क्या फुलफिल आपको मिला है, या अभी कई सारी चुनौतियां खड़ी हैं, मैन पावर की कमी है, क्या क्या लग रहा है, कमियां क्या लग रही हैं? पहली बात तो ये कि आयोग का अधिकार क्षेत्र क्या है, आयोग कैसे बच्चों के लिए अभिभावक या और स्टेक होल्डर्स, स्कूल वाले, टीचर्स, जितनी भी लेबर डिपार्टमेंट, ये लोग बाल संरक्षण आयोग का कैसे समुचित लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम इसको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये ना तो आम जनता को पता है, ना बच्चों के स्टेक होल्डर्स को पता है, और ना ही मुझे लगता है कि हमारे अपने जो शासन और प्रशासनिक प्रणाली है उसमें भी अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं है, उसके अवधारणा की क्लैरिटी नहीं है कि मैम क्या वजह रही कि इतना साल हो गया आयोग बना हुए, और इसके पहले ही जो डायरेक्टर थे वो भी काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी एक्टिवली काम करते थे, तो इतने सालों बाद भी क्या अभी तक मतलब हम जगाने में ही हैं अधिकारियों को? देखिए, जहाँ तक सिस्टम्स का है, आई थिंक हम, एक बात तो मुझे भी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा छोटी सी बात को भी कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है, और हमारा समय उन कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादा लगा रहता है। और बहुत पुराना तो नहीं है, 2011 में तो ये एक्ट हमारे यहाँ इनेबल ही हुआ है, तो अभी एक दशक ही हुआ है, और उन सब ने अपने अपने तरह से इसमें कुछ काम करा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और दूसरी बात थी कम्युनिकेशन की, क्योंकि फिजिकली आना पड़ता है, सुनवाई होती है, तो शायद लोगों में उसकी रीच नहीं, लेकिन कोरोना ने हमें और टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट ने, दो चीज़ें ऐसी हुई हैं, मतलब ओवर द पीरियड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, कोरोना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो रीच को जब इम्प्रूव कर दिया है, तो अब हमारा एम है कि ये देहरादून का आयोग बन के ना रह जाए और हम हर जगह पहुँचे, और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हर जगह हम DPO के ऑफिसेस को अपने सैटेलाइट सेंटर की तरह यूज़ करें, और ताकि आयोग की रीच बढ़े। जैसे RTE की अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि व्हाट इज़ RTE, तो वो कहेगा कि 25% बच्चों को फ्री पढ़ाना होता है स्कूल में, ये RTE है, लेकिन इट इज़ अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एवरी स्कूल इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ RTE। अब RTE की मॉनिटरिंग हमारे मेंबर्स का ड्यूटी में आता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हमें ढांचा देना है, उनको कुछ सुविधाएं देनी है, उनको कुछ ट्रेनिंग्स देनी है, तो वो सब जैसे अभी तक नहीं इम्प्लीमेंटेड था। और जो ज़्यादातर हम आयोग की बात जानते थे, लोग सोचते हैं कि स्कूल की शिकायत करनी है तो आयोग में चले जाइए, लेकिन आयोग का क्षेत्र इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। भिक्षावृत्ति मॉनिटरिंग करना मेन मकसद है। यस, सो शिक्षा की मॉनिटरिंग करना हमारा है, लेकिन शिक्षा की मॉनिटरिंग की जो निटी ग्रिटीज है वो तो शिक्षा विभाग कर ही रहा है, लेकिन उसके स्तर को बढ़ाना, हाउ
अभी तक क्या शिकायतें कहाँ की होती है? प्राइवेट स्कूल्स की फीस को लेके, वो एक है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन क्या सरकारी स्कूल में हम सब तरह की या नई शिक्षा नीति को लेके पूरी तरह से तैयार हैं? क्या उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने का, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो आयोग काम कर सकता है। हम कैसे प्राइवेट सेक्टर को यस, और व्हाई कांट आवर गवर्नमेंट सेक्टर बी बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर? क्यों ना हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालना चाहें? वहाँ की सुविधाओं को कैसे, वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, स्किलिंग को लेके कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? भिक्षावृत्ति में जो बच्चे मेरे लिप्त हैं उनकी लाइफस्टाइल को कैसे, बहुत सारे बेनिफिट। तो आयोग की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम भी कहीं उस भूमिका में फुलफिल करें। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे लीडरशिप की, वो एक अभिभावक, एक एक्सटर्नल अभिभावक की तरह है। और वो बच्चा का स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, वो बच्चा भिक्षावृत्ति में हो, बच्चा चाइल्ड लेबर में हो, वो लड़ते हुए माता पिता के द्वारा उसके हितों का अनहित हो रहा हो, हर क्षेत्र में हमें अपना वो अपनी वो दखल देनी है जहाँ पे भी बच्चों के किसी भी तरह के अधिकार का हनन हो रहा हो। तो मैम ये सारे अधिकार हनन आपने चिन्हित किए हैं कि कौन कौन से हैं? एसिड अटैक भी हो रहा है, और सबसे बड़ा तो पॉक्सो एक्ट जो है, वो जो शोषण हो रहा है हमारी बच्चियों का, वो बहुत ज़्यादा है। पॉक्सो का आपने अभी देखा होगा कि गढ़वाल मंडल की हमने एक अभी वर्कशॉप करी थी जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद आए थे, हमारी विभागीय मंत्री भी थी, और वो तो पूरे टाइम हमारे बीच में रही। और पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, 450 पीपल पार्टिसिपेटेड। सो दिस इज़ हाउ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब जल्दी हमें कुमाऊं मंडल की वो करनी है, ये मंडल जे एक्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है विच इज़ जॉइंट एक्शन प्लान अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। सो उस पे हम काम कर रहे हैं। और यही सब बातें अभी शायद नहीं उतना मालूम है कि आयोग का काम सिर्फ प्राइवेट स्कूल की फीस को लेके रेगुलेट करना नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स थे वो शिकायत लेकर ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे हैं, इसलिए क्या ऐसी छवि बनी है या? हाँ, मतलब जो भी प्रेस हुई थी ज़्यादातर पहले के समय में वो उन बातों को लेके थी। और फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे इट टेक्स टाइम, किसी ने उस सेक्टर में काम करा, किसी ने, अब पहले जो हमारे थे सबसे पहले अध्यक्ष थे मिस्टर सेतिया, उन्होंने बहुत काम करा, लेकिन मूलभूत ढांचा बनाने में ही उनके 3 साल लग गए होंगे ना, क्योंकि वो उनकी एक्ट आया और वो पहले अध्यक्ष बने। जब एक पहला अध्यक्ष आया तो उसने यहाँ का ऑफिस का सिलेक्शन, स्टाफ की भर्ती, ढांचा, एक मूलभूत ढांचे की शुरुआत में ही कितना समय लग गया। तो एवरी अध्यक्ष हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग जी। और लेकिन आप ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा और आपको और बेहतरी से, सेंसिटिविटी से चीज़ों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ एक बेसिक ढांचा भी मिला हुआ है। तो अब एकदम आप जो है, और आपकी एनर्जी देख के लग भी रहा है कि, और आपकी सोच देख के कि आप इतना आगे जाकर सोच रहे हैं कि हम एक प्राइवेट के पैरेलल में सरकारी को खड़ा करें। हाँ, मतलब मेरे लिए ये नॉमिनेटेड है, पॉलिटिकली नॉमिनेट होते हैं हम लोग, बट फॉर मी इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट ऑफ माय चॉइस। मैं 40 साल से बच्चों के बीच में ही काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए एज सच ये कोई बहुत नई फील्ड नहीं है। सो मुझे लगता है कि मेरे अपने आप से वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है कि मैं कुछ और बेहतर, हाँ, कि हम कुछ बेंचमार्क ऐसा कुछ करें कि आयोग और के पूरा जो अवधारणा है उसको हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर सकें, और बच्चों के लिए लेके हम एक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में लाके मैं उस पंक्ति में खड़ा कर आगे की
पंक्ति में ला सकूं, ऐसी मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशन है। क्या बात है मैम, सैल्यूट करते हैं हम ऐसे विचार को। मैम तो जैसे कि प्रचार वाला मेन आपका कहा कि पहला फोकस उस पर है, तो उसके लिए क्या पॉम्पलेट्स वगैरह ये सब वगैरह और कार्यशालाएं वगैरह? कार्यशालाएं ग्राम प्रधान स्तर पे आप? बिल्कुल, हम कार्यशालाएं इकट्ठा करना कोई कठिन नहीं है, सब लोग चयनित हैं, उनको आके एक बार कार्यशाला उनकी आप कर दें कि क्या तो है? हमने वही शुरुआत करी है। पहले तो आचार संहिता थी, फिर सरकार आ गई हो गया, तो अभी वही शुरुआत करी है। जैसे आपने देखा पॉक्सो की वो अभी जे की हमने दोनों मंडलों की हो चुकी है, और WECD डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहा है उसके साथ हम भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। सत्यार्थी फाउंडेशन का बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड हेल्पलाइन, तो इन सब के साथ सिनर्जिज्म करके हम इस काम को, अपने इस ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ा रहे हैं। जितनी भी NCPCR यानी नेशनल चाइल्ड कमीशन, वो भी बहुत एक्टिव और एक बहुत एबल चेयरपर्सन के साथ है। जो वहाँ की हमारी मुखिया हैं स्मृति ईरानी जी, वो बच्चों के अधिकारों को लेके बहुत सचेत हैं। तो मिलजुल के आशा है कि हम कुछ अच्छा बेहतर कर सकेंगे बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। मैम मानव तस्करी के बहुत सारे मामले पहाड़ों से गए थे, नाबालिग बच्चियों को खुद माँ बापों ने भी बेचा है और बाकी धोखे से भी ले जाई गई हैं। उस पर क्या कुछ अलग से कुछ सोचा है कि करना है जल्दी ही? एब्सोल्युटली, उस पे हमने एक कार्यशाला चिंतन बैठक भी रखी है, और बचपन बचाओ के साथ हमने उस पे ऑलरेडी मंथन कर रहे हैं। और हमारे जो महानिदेशक पुलिस हैं अशोक जी, उनके साथ भी मेरी वार्तालाप हुई है कि हम इस मानव तस्करी का जो हमारा ये एक तंत्र है उसमें हम लोग सो लार्जली मैंने कहा कि हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो नहीं है, बट हम जगाने का काम हमारा है, नॉक करते रहने का काम हमारा है कि ये होना चाहिए और वो हो जाए, उसके लिए लगे रहना है। और ट्रेनिंग्स देना, वही जैसे आपने कहा कि सेंसिटाइजेशन, जब हम जाके बात करते हैं तो अगर 100 लोग अटेंड करते हैं और 10 भी उसमें से जाग जाते हैं, 5 कान में से निकाल लेते हैं, तो आई थिंक समवेयर ग्रेजुअल प्रोसेस है। जी मैम, जो शिशु सदन है, जो इस तरह के शेल्टर्स होम हैं, पुनर्वास की जो चीजें हैं, वो कितनी दुरुस्त हैं? उसमें कितना काम करने की जरूरत है? देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैंने अभी तक जितनी इंस्पेक्शंस करी हैं, अच्छी तरह से हम उनको साफ सफाई, खाना, उस तरह से उनकी जो संरचना में अगर आप उसे ऑब्जेक्टिवली 1, 2, 3 करके देखें तो अच्छी हैं, लेकिन हर जिले में है। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ वेलफेयर कि भी खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, साफ सफाई कर दी, लेकिन जब ये बच्चा यहाँ से बाहर जाए तो उसकी कैपेसिटी कैसे होगी? तो वो एक बहुत बड़ा एरिया था जो मैंने जाते ही ऑब्जर्व करा। और हम अपने कौशल विकास मंत्री जो सौरभ जी हैं, उनसे मैंने अभी 3 दिन से मैं मैसेज भी करवा रही हूँ उनके ऑफिस को कि मुझे मिलना है, बिकॉज हमें उसमें स्किलिंग को लेके इंटीग्रेशन लाना है कि जब बच्चा वहाँ से निकले तो स्किल्ड हो, कुछ नई जीवन की तरफ उसका रुझान कुछ अलग हो। ऐसे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हैं। और हमारे जिले में क्या पर्याप्त हैं? नहीं है, हर जिले में नहीं है, और ये हमारी स्टेट में नहीं, मोस्टली है कि अभी हम स्टेट लेवल पे ही उनको एस्टैब्लिश कर पाए हैं। बच्चों को लेके, महिलाओं को लेके जिलावार हम काफ़ी एस्टैब्लिश्ड हैं, ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं। जिलावार अभी हम बाल संरक्षण, ये जो शेल्टर्स एंड होम्स हैं उनको अभी नहीं कर पाए हैं। ओपन शेल्टर्स हमारे ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में हो गए हैं, जिसमें हम टेम्पररी 5 डेज के लिए शेल्टर दे सकते हैं। अभी जो हरिद्वार में हुआ, दैट वाज अ ओपन शेल्टर और कई समय से चल रहा था। बट जो आवासीय सुविधाएं हैं वो अभी स्टेट लेवल पे ही फिक्स अप हो पाई हैं। और बिल्कुल भारत सरकार की एक मीटिंग में हमने और अपने भी मैंने जब सारे प्रोबेशन ऑफिसर्स और DMs के साथ बैठक करी तो यही निकल के आया कि हमें जब रेस्क्यू बच्चा होता है जिले में, उसके लिए एप्रोप्रिएट अभी प्रोविजंस नहीं हैं। नया राज्य है और बच्चों को लेके जो संवेदनशीलता है वही किसी भी समाज की प्रगति का इंडिकेटर होता है।
लेकिन वही है, हमारा समाज अभी इवॉल्व हुआ है और हल्के हल्के हम उस अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई एम श्योर। मैम, एक डॉक्टर भी आप रही हैं, और तो क्या बच्चों की सेहत को लेकर, उनके पोषण को लेकर, उनकी बीमारियों को लेकर भी आयोग कुछ दस्तक दे रहा है? चिकित्सक मैं रही नहीं हूँ। आई एम स्टिल अ पीडियाट्रिशियन एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं अगर पिछले एक क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी 25 साल के ऊपर नज़र डालूं तो मैल न्यूट्रिशन में बहुत कमी आई है, इन्फेक्शन रेट में बहुत कमी आई, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ये इम्प्रूव्ड वैक्सीनेशन का नतीजा है, इम्प्रूव्ड फूड अवेलेबिलिटी। अब नहीं मैं उस लेवल का हम कुपोषण नहीं देखते जो आज से 25 साल पहले जो हम भयावह रूप देखते थे, आज वो नहीं देखने को मिलता है। वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का अपटेक बहुत पहले से बेहतर है। लेकिन एज आयोग हम लोग समय समय पे, जैसे कोविड था तो कहाँ फैसिलिटी है, अगर नियोनेटल होगा तो उसकी ट्रेनिंग्स हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये सब आयोग सूचना लेता रहता है और महानिदेशक स्वास्थ्य से भी मेरा चर्चा इस बारे में होता रहता है। जॉइंट एक्शन प्लान में हम CMOs के साथ मिलके ये वार्तालाप करते रहते हैं कि सारी, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि जितनी भी दवाई की दुकानें हैं उन सब का डेटा डिजिटलाइज्ड है, उन सब में कैमरास लगाए जा रहे हैं ताकि ये रिकॉर्ड पे रहे कि अगर कोई नशे की दवाइयाँ जो मिसयूज़ हो सकती है, वो जॉइंट एक्शन प्लान में उत्तरकाशी को तो भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया फॉर द गुड जॉब इन जॉइंट एक्शन प्लान। नशे की जो जड़ें हैं वहीं को आप उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है। हाँ, सो हो रहा है और उसमें स्वास्थ्य विभाग हमारा पार्टनर है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर्स ही इस काम को, ड्रग रजिस्टर्स को डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि कहाँ पे किस तरह की दवाइयों का खरीद फरोख्त हो रही है, कहाँ पे एक ही पर्टिकुलर दवाई ज़्यादा जा रही है। जी जी जी। मैम, शहर में जैसे कई सारे स्पा सेंटर्स या ये सब खुल गए, कि यहाँ पर भी आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि बच्चे तो कहीं नहीं लगाए गए हैं 18 साल से कम? टू बी ट्रूथफुल अभी तक तो नहीं, क्योंकि स्पा सेंटर्स में हाँ 16 साल की लड़की को एम्प्लॉय कर लिया तो वो अलग बात है, बट नॉट बेसिकली स्पा सेंटर्स इज मोर ऑफ महिला आयोग का कंसर्न। और हमारी कुसुम जी ने स्पा सेंटर्स में इंस्पेक्शन भी करा और वहाँ पे लोग पकड़े भी हैं। लेकिन अगर कहीं से भी हमें खबर मिलती है कि कहीं बच्चा इन्वॉल्व है, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, तो हम ज़रूर उस पे एक्शन लेंगे। जैसे कई बार बड़े घरों के लोग भी छोटे बच्चों को रखते हैं या कहीं भी हैं, तो उसके लिए बिल्कुल वो CWC इस पे काम करती है और हम लोग CWC के साथ मिलकर इसको मॉनिटरिंग करते हैं। वो काम आयोग का, मैंने कहा ना, हाँ, मॉनिटरिंग करना। तो CWC क्या काम कर रही है, अगर कहीं पे अभी जैसे कि नाबालिग बच्ची है, उसकी डिलीवरी हो रही है, तो CWC से ये बातचीत करना कि ये बच्चा कहाँ जाएगा, इस बच्चे के रहन सहन का क्या इंतज़ाम है, वो सुनिश्चित करना यस आयोग का काम है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट कराना CWC का काम था, और वो अपना काम अगर सुचारू रूप से कर रहे हैं तो बस हमें सिर्फ पर्याप्त होता है जानकारी ले लेना। अगर हमें लगता है कहीं कुछ कमी है तो हम उसमें फिर इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी सजेशन देते हैं। अगर हमारी सजेशन को कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो फिर हम उस पर एक्शन के लिए भी संतुति करते हैं। मैम, चलते चलते कोई संदेश आपका हो हमारी तमाम उत्तराखंड के लोग श्रोता जो हम आपको सुन पा रहे हैं? देखिए, बस एक यही है कि हर बच्चा अपने आप में एक अद्भुत प्रभु की संरचना है और हर बच्चा एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग सोच और एक अलग प्रतिभा लेके पैदा होता है। तो जो भी बच्चा कर रहा है उसमें उसके भागीदार बनिए, उसमें उसका सपोर्ट करिए और कंपैरिजंस मत करिए। हर कोई जो है अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाएगा तो सचिन तेंदुलकर ही बनाना चाहता है। खेल को खेल रहने दीजिए। शिक्षा को सिर्फ आत्मज्ञान की सीढ़ी, टॉपर हर बच्चा नहीं बनना है, नहीं ज़रूरत भी नहीं है। जो उसकी प्रतिभा है उसमें उसका सहयोग करिए, उसके बचपन को बचपन रहने दीजिए, मिनी एडल्ट की तरह मत। जो उसके अधिकार हैं कि अगर वैक्सीनेशन होना है तो टाइम से वैक्सीनेशन कराइए, अगर उसे स्कूल जाना है तो आप उसका इंतज़ाम करिए, अपने
संसाधनों के अनुसार उसको शिक्षा का उच्च अवसर दीजिए। लेकिन खाली शिक्षा का ही से व्यक्तित्व नहीं बनना है। परिवार का सहयोग, संरक्षण, स्नेह, एक अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शन इज़ द राइट ऑफ अ चाइल्ड। ये जो कई बार हम सुनते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, वो किसी दुर्भावना से नहीं कहा जाता, बट मोस्ट अनफॉर्चुनेट सेंटेंस बाय अ मदर इज कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा तो भी मैं तुम्हें प्यार करूंगी, पर ये काम तुम करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे को गर्व होगा अपने बेटे पे। बट गर्व मुझे काम से नहीं होना है, गर्व तो इस बात का है कि वो मेरा बेटा है या वो मेरी बेटी है। तो गर्व बस हमें अपनी ड्यूटी करने पे होना है, और उसका जो भी पोटेंशियल है, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल पोटेंशियल है, उसको रियलाइज कराना है। हर बच्चा टॉपर बने, हर बच्चा सचिन तेंदुलकर बने, हर बच्चा स्टेज पे जाके बहुत सुंदर या वो इंडिया हैज़ गॉट टैलेंट में टॉप करे, वो कंपैरिजन नहीं है। अ चाइल्ड शुड बी लेफ्ट टू लिव एंड बी अलाउड टू लिव लाइक अ चाइल्ड। बचपन को उसके ना थोड़ा संरक्षित करना। तो डॉक्टर गीता खन्ना, आपने बहुत अपना अमूल्य समय हमारे श्रोताओं के लिए निकाला और इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर सोच आपकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमें सुनने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।